Assalamu alaikum to all my dear students. Hope so you all are fine, you all are doing well, doing something bigger, productive and positive. उम्मीद है आप तमाम बच्चे बखैर वाफियत भी हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बड़ा बेहतर प्रोडक्टिव और पॉजिटिव भी यकीनन करते चले जा रहे हैं। मेरी आज की वीडियो उन तमाम मेरे फेडरल और केपीके के स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जिन के किसी वजह से नंबर नहीं आ सके, उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, किसी ट्रेजेडी की वजह से नंबर नहीं आ सके, या बोर्ड की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नंबर नहीं आ सके, या किसी और पर्सनल रीज़न की वजह से उनकी प्रेपरेशन वीक रह गई और उनके नंबर नहीं आ सके। तो इस वीडियो में मैं उनको इम्प्रूवमेंट किस तरह से करनी है इन द सब्जेक्ट ऑफ फिज़िक्स वो बताऊंगा। पूरी बुक का एक रिव्यू दूंगा। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सारे बच्चे देखें, जिन बच्चों तक भी ये वीडियो जाए, जो बच्चे फ़िज़िक्स को इम्प्रूवमेंट करने की प्रेपरेशन कर रहे हैं, फ़िज़िक्स फेडरल और केपीके के स्टूडेंट्स फ़िज़िक्स में इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए। बुक फेडरल का सिलेबस और केपीके का सिलेबस में पैरेलल साइड बाय साइड लेके चलूँगा। आप इस वक्त देख भी रहे हो कि मेरी एक तरफ जो है वो बुक खुली हुई है फर्स्ट ईयर की, और एक तरफ फेडरल का और एक तरफ केपीके का सिलेबस खुला हुआ है। बल्कि मैं आपको पॉइंट आउट कर्सर से करके दिखा देता हूँ कि कौन सा केपीके का सिलेबस और कौन सा फेडरल का सिलेबस है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये वाला सिलेबस देख रहे हो जो आपको बिल्कुल मेरे ऊपर नज़र आ रहा है, ये है केपीके का सिलेबस, और जो ये वाला सिलेबस आप देख रहे हो दिस साइड पे, दिस इज़ द सिलेबस फॉर फेडरल। तो हम दोनों को जो है वो साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे, तमाम डिस्कशन इकट्ठी करेंगे। तो स्टे विद मी, सी द वीडियो टिल द एंड। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। मैं फेडरल और केपीके के सिलेबस को बारी बारी साथ साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो शुरू करते हैं जी स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। फेडरल का अगर आप कोर्स देख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेजरमेंट्स। इसमें फेडरल में जो हमने प्रेपरेशन करनी है, जो सिलेबस में कंटेंट है, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी और डायमेंशनल एनालिसिस है। जबकि जो केपीके है उसमें थोड़ा सा ज़रा सिलेबस ज़्यादा है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आप देख सकते हो, एरर्स है, उसमें एरर्स नहीं थे, फेडरल में एरर्स नहीं है। एरर्स, अनसर्टेनिटी, प्रिसीजन एक्यूरेसी और डायमेंशंस का एक टॉपिक है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इम्प्रूवमेंट के अतबार से हम प्रिपेयर क्या क्या करें। तो चलें जी बुक पे आते हैं। मैं आपको बुक से साथ साथ थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि आपने प्रिपेयर क्या करना है। जो टॉपिक्स इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो ज़रा सुन लें। सप्लीमेंट्री यूनिट्स दोनों आप लोगों ने करने हैं, फेडरल केपीके वाले बच्चों ने, क्योंकि रेडियंस और सी रेडियन से बहुत सारे सवाल आया करते हैं। रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। ये छोटे छोटे सवालात हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट कंसिडर किए जाते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स का टॉपिक आप दोनों स्टूडेंट्स ने, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने, फेडरल और केपीके वालों ने बिल्कुल करने हैं, इसको छोड़ना नहीं है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है, और यहाँ से और बहुत सारी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बना करते हैं कि अगर तो आपको डिफ़ाइन करना पड़ जाए प्रिसीजन क्या है, डेफिनेशन इसकी पूछी जा सकती है। एक्यूरेसी की डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है क्या। अनसर्टेनिटी के हवाले से जो केपीके वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। अनसर्टेनिटी का एक टेक्निकल टॉपिक है, इसमें जो है आपकी वो तमाम बातें कि एक फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, 4-5 मेथड है। मैं भी बुक से भी आपको दिखाता हूँ केपीके स्टूडेंट्स को क्या चीज़ तैयार करनी है। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी। मैं बुक की तरफ आता हूँ, मैं बुक आपके साथ शेयर करता हूँ। नाउ यू कैन सी, श्योरली कैन सी द बुक। अगर हम बुक पर आएँ तो हम आगे जी सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे। तो रेडियन और सी रेडियन की डेफिनेशंस, फार्मूला, और ये थोड़ी सी डेरिवेशन जो है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज वाली, ये आप लोगों को बिल्कुल आती होनी चाहिए। अब मैं सीधा जंप करूँगा। अनसर्टेन एरर्स इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए किसी हद तक ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर अनसर्टेनिटी की बात करें तो अनसर्टेनिटी केपीके के स्टूडेंट्स के सिलेबस का पार्ट है, इसको ज़रूर करें। अनसर्टेनिटी मेजर करने के जितने मेथड्स हैं वो ज़रूर करें, जैसे कि सम एंड डिफरेंस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, केपीके वालों से मुखातिब हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इसको ज़रूर करें। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के ऊपर। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी केपीके फेडरल वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसमें से बच्चों ये एग्जांपल्स पहले चैप्टर की खैर खैर इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए फर्स्ट चैप्टर की एग्जांपल्स को इतना बॉदर नहीं करूंगा, उसे ओमिट करके आगे चला जाऊंगा। जो अगले चैप्टर्स आएंगे उनमें जो एग्जांपल्स आएंगे मैं उन्हें ज़रूर डिस्कस करूंगा, उन्हें आपको बताऊंगा भी कि इंपॉर्टेंट कौन सी, उसमें कोई इशू हुआ तो वो हम ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, अब हम इससे थोड़ा सा आगे आ गए हैं प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी के ऊपर। प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी की यू कैन सी द डेफिनेशन रिटन है, प्रेसिजन क्या है, और उसके बाद एक्यूरेसी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। आपको प्रेसिजन और एक्यूरेसी की एक दो एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद डायमेंशन, डायमेंशन के ऊपर दो किस्म के सवाल बन सकते हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। अच्छा, इस वीडियो के एंड पर ना मैंने कुछ स्टेप्स देनी है इम्प्रूवमेंट का पेपर कैसे दिया जाए और कैसे अटेम्प्ट किया जाए, उसको प्रिपेयर करते हुए किन बातों का ख्याल रखना, तो एंड तक जरूर देखिएगा। डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और सम टर्म्स यूज्ड अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस या सम टर्म्स यूज्ड इन डायमेंशंस, इनका इल्म आपको होना चाहिए कि डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है, और डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन शॉर्ट में बाजू का 4-5 की मिला के पूछी जाती है, बाजू का 1-2 की पूछ ली जाती है, तो ये शॉर्ट आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़, इतनी लंबी चौड़ी मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। अब मैं आपको लेके आता हूँ सेकंड चैप्टर पे। नाउ सेकंड चैप्टर इज वर्थ योर इम्पॉर्टेंस, वर्थ योर कंसंट्रेशन। सेकंड चैप्टर में बहुत ज़्यादा डाटा हमारा छुपा हुआ है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो फेडरल के एतबार से और केपीके के एतबार से, केपीके में जो चीज़ें शामिल हैं वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक है, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और टॉर्क है। जबकि फेडरल में मेरे पास एडिशन ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, टॉर्क, इक्विलिब्रियम और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी है। यानी कि फेडरल में मेरे पास दो टॉपिक्स ज़रा एक्स्ट्रा हैं, तो आपको इसमें से प्रिपेयर क्या करना है, याद रख लें इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का है लॉन्ग के लिए, और दूसरा एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, क्योंकि वो दोनों में शामिल है तो दोनों ही तैयार करें। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स भी आएंगी मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। तो बुक पे सीधा हम इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो जंप करते हैं। तो चलिए जी, चलिए ये लीजिए, वेक्टर एडिशन इज कॉम्पिटेटिव। ओके ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके जी, दिस इज द टॉपिक वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। इसकी डायग्राम्स देख लें, आपको डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, पेपर अटैम्प्ट करना हो तो डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ किया करें। जितनी बेटर आपकी प्रेजेंटेशन होगी, जितनी बेटर आपकी डायग्राम ड्रॉ करने की कैपेबिलिटी होगी, जितना नीट आपका पेपर होगा, आपका एग्जामिनर ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स देता जाएगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करें। इसमें ये जो उसके बाद एंगल निकालने के मेथड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि एंगल्स कैसे निकालने, किस कोऑर्डिनेट में क्या फार्मूला यूज़ किया जाएगा एंगल निकालने का, वो आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आप उससे आगे आ जाएं तो इसकी बिल्कुल उसकी नीचे वाली एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2.2, इस एग्जांपल को ज़रूर देख लें। इससे आप, ये एग्जांपल थोड़ी सी ज़रा अनयूजुअल है, इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। टू फोर्सेज F1 इज 15 न्यूटन्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड फोर्स ऑफ 25 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 220 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दो फोर्सेज हैं, उनकी रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करनी है। अब ये मैंने क्यों कहा कि ये ज़रा डिफरेंट है, ये मैंने इसलिए कहा कि ये ज़रा डिफरेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक, जिस टॉपिक से ये बिलोंग करता है, ये वाला एग्जांपल, ये वाला सवाल, वो फेडरल में भी है, केपीके में भी है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो इसमें यही अप्रोच लगनी है, और थोड़ा सा लेंथी भी है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, और ये यकीनन आ सकता है। फेडरल और केपीके में न्यूमेरिकल की जो वेटेज होती है वो एग्जामिनर की, क्योंकि अपनी मर्जी से होती है, वो अपनी मर्जी से वेटेज सेट कर सकता है, तो वो ऐसा न्यूमेरिकल भी यकीनन अपनी मर्जी से शामिल कर सकता है जो टेक्निकल हो।
यहाँ पे पंजाब वाला रूल नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट न्यूमेरिकल ही आएगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल 8 नंबर का भी एग्जामिनर दे सकता है, जैसी उसकी विल है, जैसी उसकी विश है। तो एग्जाम्पल नंबर 2.2 इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर कर लीजिएगा, थोड़ी सी लेंथी भी है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, यस देन दिस एग्जाम्पल नंबर 2.3 बहुत 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 मशहूर, बहुत इंपॉर्टेंट। फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, यानी कि ए और बी दो बराबर वेक्टर्स हैं, उन्हें ऐड कर रहे हैं, कैसे ऐड करें कि जो जवाब है वो भी उन्हीं के बराबर हो। तो ये बड़ा मज़े का और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखिएगा। 120 डिग्री गालिबन इसका आंसर निकलता है। इसको मैं सॉल्व भी करवाया करता हूँ क्लास में भी। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में मैंने जब मैं पढ़ाया करता हूँ तो उसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करवाया करता हूँ। ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है सवाल, और लॉन्ग के लिए पसंदीदा भी है, पंजाब बोर्ड में भी, फेडरल बोर्ड में भी, केपी के बोर्ड में भी, क्योंकि ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है। प्रोडक्ट दो किस्म के, डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जो मेरे लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, उन लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल डिस्कस की हुई है। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल मैंने डिस्कस की हुई है। तो ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो एग्जांपल्स मैंने बताई चैप्टर में से, और अभी तक मैंने दो आप लोगों को लॉन्ग बताए। और उससे अगर आगे आ जाएं तो अब जो केपीके वाले हैं उनका तो और कोई चीज़ नहीं है, उसमें टॉर्क है। टॉर्क इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम, जो इस बार एग्ज़ाम आना उसमें इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता। और हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो फेडरल में शामिल है। स्टूडेंट्स, अब इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं। व्हाट इज़ डायनामिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक और रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत सारी चीज़ें। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमारे पास आ गई, डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमारे पास आ गई, डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमारे पास आ गई, डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमारे पास आ गई, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स क्या हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं, इनके फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंपैरिजन किया गया है ट्रांसलेशनल और स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर, और सॉरी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो आप इस टेबल को भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से बहुत सारी चीज़ें इसमें से पूछी जा सकती हैं। फिर यहाँ पे जो अगर हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाए, चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स में से न्यूमेरिकल नंबर, where are numericals, yes, numerical number 1 is very important, और न्यूमेरिकल नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। न्यूमेरिकल नंबर 3 में आपको टेंशन कैलकुलेट करनी है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सवाल है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड भी है और वेक्टर रेडिशन वाले टॉपिक से भी है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 3, अच्छा अब मज़े की बात यह है कि जो इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है वो केपीके में नहीं है, लेकिन ये सवाल केपीके में पूछा जा सकता है, बिकॉज कि केपीके के अंदर हमारा वेक्टर्स का टॉपिक तो शामिल है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर तो शामिल है। अगर आप देखो तो उसमें हमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक दिया गया है, यस यू कैन सी हियर। तो इसलिए ये केपीके में भी सवाल पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, मैं उनकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और न्यूमेरिकल नंबर 9 इज इंपॉर्टेंट। तो ये न्यूमेरिकल ज़रूर कीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 8 लैडर वाला है, थोड़ा सा टेक्निकल है, हो सकता है आ जाए इस बार, और न्यूमेरिकल नंबर 9 भी आ सकता है। अब मैं आपको इससे आगे लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास जो फेडरल का सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है कि अब आपको नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पे हमारा जो केपीके का सिलेबस है, अब केपीके में हमारे पास ज़रा ज़्यादा काम है और फेडरल में काम थोड़ा सा ज़रा कम है। केपीके में हमारे पास मोमेंटम भी है, और लॉज ऑफ मोशन भी है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी है, इम्पल्स भी है, और कोलिजन और प्रोजेक्टाइल मोशन है, यानी 3 मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और वहाँ पे आ जाएं तो वहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, कोलिजन और प्रोजेक्टाइल मोशन तकरीबन
सेम डाटा ही। अच्छा यार, इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ज़रा पहले चैप्टर का ओवरव्यू सुन लें। इसमें आपको प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो पानी की तरह क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। उसमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वो एज इट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा आपसे जा सकता है। इन चीज़ों को मार्क ज़रूर जहन में बिठा लें, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं बड़ी देर से यार इस वीडियो को बनाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि रूटीन बहुत ज़्यादा हुई हुई है, टफ, बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है, जिसकी वजह से मैं नहीं टाइम दे सका, नहीं निकाल सका टाइम। टुडे संडे और इस वक्त तकरीबन 6 बज रहे हैं, और आई एम अ पर्सन जो तकरीबन सारी रात से जागा हुआ, मसरूफियत थी थोड़ी सी, तो जिसकी वजह से राइट नाउ आई एम स्टिल मेकिंग द वीडियो फॉर माई स्टूडेंट्स, अपने किड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको ज़रूर, इन चीज़ों को ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। हम बुक पे आते हैं ज़रा, चैप्टर नंबर 3 पे। सो हम शुरू करते हैं जी मोमेंटम से। मोमेंटम से अगर हम बात शुरू करें तो वेयर इज मोमेंटम, मोमेंटम आ जाओ। आप लोग बड़े लकी हैं कि आप लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इस बार नहीं करनी पड़ी, हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं थी। तो ये एक जिसको समझ लो कि एक गुड लक हो गई। चलो भाई, चलो 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 चलो। ओके फाइन, नाउ हेयर वी आर ऑन मोमेंटम। सो मोमेंटम की डेफिनेशन वगैरह तो सबको पता है क्या है, वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसमें से जो अच्छा अच्छा और अक्सर सवाल पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकंड लॉ में और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आपको इल्म होना चाहिए, इस रिलेशन का, इस डेरिवेशन का आपको इल्म होना चाहिए। और आगे आ जाएं। अब यहाँ पर एक और बात बुक पे मैं आपको मार्क भी करवा देता हूँ। ये लें जी, जो मैं आपसे बात कर रहा था यहाँ पे आ गई। मोमेंटम में और न्यूटन सेकंड लॉ में क्या रिलेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है लेकिन पावरफुल डेरिवेशन अक्सर पूछी गई हुई है। फिर इम्पल्स और इम्पल्स की एग्जांपल्स भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो अब फेडरल वाले जो बच्चे हैं उनका सिर्फ लीनियर मोमेंटम का टॉपिक लिखा हुआ है, तो लीनियर मोमेंटम के टॉपिक के अंडर जितनी भी बातें हैं ना वो शामिल हैं। तो आपने सिर्फ ये नहीं समझना कि मोमेंटम की डेफिनेशन कर ली एंड द गेम इज़ ओवर, इतना इनफ है, ये कर लिए तो ये बहुत कुछ है, ये कर लिए तो भाई यूँ समझ लें सब कर लिए, ऐसा नहीं है। तो ये आपको ज़रूर करना पड़ेगा साथ। अच्छा जी, उसके बाद हम वापस आते हैं जी बुक पे। सो ये एग्जांपल आ गई, इसका ग्राफ, इसकी ग्राफ की क्या इन्फॉर्मेशन है, ये तमाम चीज़ें आपको शॉर्ट में जो है वो पता होनी चाहिए एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जांपल नंबर 3.4, ये जो एग्जांपल है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको इल्म होना चाहिए। यहाँ पे जो एग्जांपल है इससे आगे आए, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो भाई वो तो फेवरेट क्वेश्चन है, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। शॉर्ट के अतबार से कलाइन की टाइप्स क्या हैं आपको पता होना चाहिए, ये एक नई चीज़ है, सवाल पूछा करते हैं। हेड टू हेड क्लाइन क्या है, साइड टू साइड क्लाइन क्या है, हेड टू साइड क्लाइन क्या है, इलास्टिक और इनइलास्टिक क्लाइन में डिफरेंस क्या है, ऐसी कौन सी क्लाइन है कि जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ऐसी कौन सी क्लाइन है कि जिसमें दोनों चीज़ें कंजर्व होती हैं। तो दीज कुड बी द पार्ट ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन बहुत मशहूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करने वाली, द इनिशियल वेलोसिटीज़ और आपको गिवन हो और फाइनल वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करनी हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करके तो आपको कैलकुलेट करनी आती होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे। फेडरल केपीके वालों के लिए, दोनों के लिए ये बातें हैं, जो सेपरेटली होगी वो मैं बता दूंगा कि फेडरल वालों ने करनी है और केपीके वालों के लिए ज़रूरी नहीं है ये करनी। लो जी, उसके बाद आप इससे आगे चलें कदम, और मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस नॉट अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये जो एक्सप्लोजन ऑफ मटीरियल है, एक्सप्लोसिव मटीरियल है, इसकी एग्जांपल एक दफ़ा देख लीजिएगा, इसकी डायग्राम देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ज़ीरो आता है, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है। तो इसकी एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूछी जा सकती है और पूछी गई भी हुई है।
अब प्रोजेक्टाइल मोशन पे अगर हम आ जाएं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बता चुका हूँ कि लॉन्ग के एतबार से, शॉर्ट के एतबार से, एमसीक्यूज के एतबार से सारे का सारा ये चैप्टर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है आप पहले जानते भी हैं, पढ़ भी चुके हैं, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ तो आपको मुकम्मल मुकम्मल प्रोजेक्टाइल मोशन पे नोट दे देगा जिसमें आपको सारा कुछ अटैम्प्ट करना है। या तो दूसरा ये है कि वो स्पेसिफिकली 3-4 नंबर में पूछ लेगा कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन में ये चीज़ें फाइंड आउट कर दें या ये चीज़ें कैलकुलेट करके लिख दें। और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उसको भी एक दफ़ा ज़रा देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास एग्जांपल, एक मिनट जी, यस, एग्जांपल नंबर 3.6, हाउ लॉन्ग, इसको रेंज आपको कैलकुलेट करनी है और टाइम आपको कैलकुलेट करना है, कितना दूर जाके गिर रहा है और कितनी देर में गिर रहा है। क्योंकि इसमें टाइम कैलकुलेट करने में थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल होती है कि टाइम और लॉन्ग एक्स एक्सिस और लॉन्ग वाई एक्सिस सेम है। खैर मैं ज़ाहिर है अभी सॉल्व तो नहीं करवा रहा चीज़ें, तो मैं ये इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा कि क्या किया क्या नहीं किया। एग्जाम्पल नंबर 3.6 ज़रूर कीजिएगा। जिस एग्जाम्पल के साथ जो असेसमेंट होती है ना, उसे सिर्फ एक दफ़ा साथ देख ज़रूर लिया करें क्योंकि वो उस एग्जाम्पल ही की वैल्यूज चेंज की गई होती हैं सिंपली, तो उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें। अगर एग्जाम्पल नहीं है तो हो सकता है असेसमेंट आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 3.6 वॉज इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको सीधा लेके आऊँगा इसके न्यूमेरिकल्स पे। इनकी जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की बातें ना वो हम एंड पे देखते हैं। वीडियो जो है वो लंबी होती जा रही है काफ़ी। जल्दी से अब आज इसके न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 6 एंड दैट वुड बी फाइन। ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इनको ज़रूर प्रिपेयर करें। अब अगर हम चैप्टर नंबर 4 की गुफ्तगू करें तो चैप्टर नंबर 4 आप जो है वो दोनों का लिखा देख रहे हैं। केपीके का अगर नहीं नज़र आ रहा तो मैं केपीके वाले को थोड़ा सा ज़रा आपके सामने जो है वो क्लियर कर दूँ। यस, नाउ यू कैन सी चैप्टर नंबर 4 फॉर केपीके। उसमें हमारे पास वर्क है, वर्क के डिफरेंट केसेस हैं, वर्क डन में कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, ग्रेविटेशनल वर्क डन विद ग्रेविटेशनल फील्ड, एस्केप वेलोसिटी और वर्क डन इन अ रेजिस्टिव मीडियम है। और यहाँ पे हमारे पास फेडरल में जो है वो कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी है। उसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक है हमारे पास वर्क डन इन अ रेजिस्टिव मीडियम का फेडरल में वो शामिल नहीं है, तो और वो इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब मैं आपको बुक से बताता हूँ कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो हमारे पास बुक में आ जाएं, अगर बुक में आ जाएं चैप्टर वाइज, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको ज़रूर करें। दोनों स्टूडेंट्स केपीके फेडरल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी किताब में ना इसकी डेरिवेशन को इतनी खास नहीं लिखी हुई, बहुत सारे स्टेप्स यहाँ तो मिसिंग है, यहाँ तो डायरेक्ट स्टेप्स किए हुए। मैंने इसकी बहुत डिटेल्ड और बहुत ईजी, बहुत प्रिसाइज डेरिवेशन आपको करवाई थी जो कि लॉजिकल भी है, समझ में भी आती है और हमारा मकसद भी पूरा कर देती है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, ये बात साबित भी कर देती है। तो अगर आप वो कर लेंगे तो दैट वुड बी वेरी फाइन। अदरवाइज आप बुक वाली भी ज़ाहिर आप कर ही सकते हैं, बुक पे लिखी हुई है। उसके बाद जो अगली चीज़ है दैट इज़ वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। चलते जाएंगे हम आगे, हमारे काम की चीज़ें नहीं है। एफिशिएंसी ये हमारे काम की इतनी चीज़ें नहीं है। हम जा रहे हैं जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पे। तो यस, अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नेगेटिव साइन के सिग्निफिकेंस के, रेफरेंस पॉइंट के, ये तमाम बातें आपको लॉन्ग में लिखनी भी हैं, एमसीक्यू शॉर्ट में पूछी भी जा सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इसको अटैम्प्ट कैसे करेंगे। अब आपकी किताब में यहाँ पर जो उसकी डेरिवेशन लिखी हुई है स्टिल एक लेंथी डेरिवेशन है और बहुत सारे स्टेप्स डायरेक्ट भी हैं और छूटे भी हुए हैं, तो जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में और बड़ा इजीली करवाया हुआ है, इसको ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं एस्केप वेलोसिटी पे। तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन और इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड एक एमसीक्यू बड़ा मशहूर पूछा जाता है कि जी आप फार्मूले में देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो फार्मूला है वी एस्केप इज इक्वल टू √2gm/r। यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी जो है वो रेडियस ऑफ प्लानट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे रेडियस ऑफ प्लानट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नीचे वाले फार्मूला में। तो हम जनाब किस फार्मूला को अडॉप्ट करेंगे, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? तो यानी डायरेक्ट रिलेशन है कि इन्वर्स रिलेशन है?
सवाल फार्मूला तो दोनों लिखे हुए हैं, तो यानी दोनों फार्मूला अडॉप्ट करने हैं, तो सवाल ही पता होता है कि डायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो क्या रिलेशन आपका, क्या क्या आपके ख्याल में क्या रिलेशन होना चाहिए? तो एक्चुअल रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ताल्लुक की बात कर रहा हूँ, वो इनवर्स रिलेशन। हम इस फार्मूला को फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जी की वैल्यू कांस्टेंट है, मास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कांस्टेंट है, या मास ऑफ प्लैनेट कह लें उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और रेडियस की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उससे इसके वेलोसिटी पर फर्क पड़ेगा। जबकि ये जो स्मॉल जी है, दिस स्मॉल जी इज इटसेल्फ नॉट अ कांस्टेंट, ये खुद जो है कैपिटल जी और मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है, लिहाजा इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये तो खुद रेडियस पर डिपेंड करता है। तो भाई इसीलिए हम इस फार्मूले से रिलेशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इस ऊपर वाले फार्मूले से रेडियस और स्केप वेलोसिटी के रिलेशन को कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे बड़ा मशहूर सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर एक 5 किलो का ऑब्जेक्ट है, उसकी स्केप वेलोसिटी है लेट से 11 किलोमीटर पर सेकंड, तो 10 किलो के ऑब्जेक्ट की स्केप वेलोसिटी क्या होगी? उसकी भी यही होगी। स्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे आऊँ इससे डिस्कशन को लेकर, तो एग्जाम्पल नंबर 4.6 इंपॉर्टेंट है। वर्क इन रेजिस्टिव मीडियम को एक दफ़ा ज़रा पढ़ लीजिएगा। इसमें एनर्जी लॉस किस एतबार में होती है, फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस कैसे होती है, ये सारे में अब ये वाली बात मैं केपी के स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, ये कोई इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से अगर कोई बनेगा तो शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेगा, दैट वुड बी फाइन। आगे चलते हैं जी, 1 मिनट, हाँ चलते हैं जी आगे। अब हम आ जाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स पे। तो उसके न्यूमेरिकल्स में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ओके। न्यूमेरिकल्स में इसका पहला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन पुल्स अ ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50। ये तीसरा वर्क वाला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेडरल केपीके में वर्क दोनों में शामिल है, तो ये आप लोगों को करना है। अ मैन हुज मास इज 70 किलोग्राम्स वॉक्स अप द थर्ड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 12 मीटर्स अबव द ग्राउंड इन 20 सेकंड्स, फाइंड हिज पावर एंड वॉट्स। नहीं यार, पावर हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, तो हम पावर को नहीं देखेंगे। ये वॉट वॉट ऑब्जेक्ट ऑफ मास फॉल्स, नेगलेक्ट द एयर फ्रिक्शन, ये भी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। मैथ ठीक हो गया, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी, ये भी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, ज़रूरत नहीं करने की। इंजन नहीं, मैथ ऑफ मून इज ओके जी। न्यूमेरिकल नंबर 11, इसमें फर्स्ट वन और 11th वन न्यूमेरिकल, ये दो आप लोगों ने करने हैं। एंगुलर मोशन, यस माय फेवरेट वन। एंगुलर मोशन टेक्निकल है, इसमें बच्चों को अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना भी पड़ता है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे कन्वेंशनल टॉपिक से ज़रा हट के है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनकन्वेंशनल हैं, नई चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ी नहीं होती। खैर क्योंकि अब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों की तो इम्प्रूवमेंट है, तो हम सेलेक्टिव देखेंगे क्या करना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप यहाँ पे वैसे देख लो, हमारे पास केपीके के अंदर जो है वो एंगुलर मोशन है। एंगुलर मोशन से मुराद ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। फेडरल वालों का क्या सीन है, उनका भी एंगुलर मोशन शामिल है। तो भाई ये जहन में बिठा लें, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाटा है वो आपने करना है। इनकी वैल्यूज़, इनकी फार्मूलाज, इनकी एग्जांपल्स ज़रूर करें, ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेशन उसी में कवर हो जाएगा, तो 5.2 5.2 दोनों का उसी में कवर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जी, सेंट्रीपिटल फोर्स को आपने लॉन्ग के अतबार से करना है, जिस तरह लॉन्ग का टॉपिक करते हैं। डेरिवेशन आपकी किताब में बहुत भद्दी सी हुई है, मतलब मैं ऑफेंड नहीं कर रहा, यानी डायरेक्ट हुई हुई है, बहुत सारे स्टेप्स मिसिंग है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने उसको बहुत सिंपल वे में, लाइट वे में, ईजी वे में करवाया हुआ, तो आप ज़रूर देखिएगा, उसे ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी एक दफ़ा डेरिवेशन जब आप मेरी वाली देखेंगे ना। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट में देख लीजिएगा, लॉन्ग के अतबार से उसमें कोई इतनी ख़ास बात आपकी किताब में जो है वो नहीं लिखी हुई। मैं आपको टॉपिक भी दिखा देता हूँ जी। आपकी किताब में लॉन्ग के अतबार से उसमें इतना कुछ खास नहीं लिखा हुआ। आप लोगों को पता होना चाहिए ये वाला फार्मूला टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा, ये क्या कहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये फार्मूला की सिग्निफिकेंस ये है कि ये वाला फार्मूला, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन में एफ इज इक्वल टू एम ए है ना, इसी तरह ये सर्कुलर मोशन में टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा का फार्मूला, यानी कि ये न्यूटन की सेकंड लॉ की एप्लीकेशन सर्कुलर मोशन में है। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन, तो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा की वो फार्मूला, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा की वो इक्वेशन है। अब इसमें इतना ख़ास नहीं, हाँ लेकिन एग्जाम्पल को देख लें, वाली एग्जाम्पल नंबर 5.4,
इसमें टॉर्क फाइंड आउट करना है उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। छोटी एग्जांपल है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, अच्छी एग्जांपल है, ज़रूर देखिएगा। इस फिगर को एक दफ़ा देख लें, आपको इस फिगर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में। हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सॉलिड सफ़ेयर का और प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। सॉलिड सफ़ेयर के अलावा आपकी किताब में बॉल का नहीं लिखा हुआ, तो बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है जी। वो ये टू सफ़ियर का 2/5 होता है, बॉल का 2/3 होता है, जिसको ज़रा माइंड में रख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क है, और यहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क है। ये भी यार शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसमें से कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है लॉन्ग के लिए जिसमें आपको खपना पड़े। छोटे छोटे सवाल, आई इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये पूछा जा सकता है। छोटी मोटी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, उन्हें एक दफ़ा देख लीजिएगा। एम वी आर का फार्मूला पूछा जा सकता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा, सॉरी। तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, इसको मतलब इतना इसको इस पर इतना खपने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जी हमारे दोनों में शामिल है। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉन्ग के लिए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन लॉन्ग के लिए। इसके बाद अगले तीनों टॉपिक्स जो आपके लिखे हुए मैं यहाँ पे कर्सर पे दिखा देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप। और यहाँ पे भी इसी तरह मोमेंटम की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोलिंग एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप। प्लीज़ इसको ज़रूर करें, ये तीनों लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे फेडरल वालों का द रियल एंड अपेरेंट वेट भी शामिल है, ये रियल और अपेरेंट वेट ज़रूर कीजिएगा। ये टॉपिक लॉन्ग वाले टॉपिक्स हैं, और ये लॉन्ग के फेवरेट टॉपिक्स हैं, ये लॉन्ग के टॉपिक्स पास्ट में बहुत दफ़ा आ चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इस पर मैं आपको ये नहीं कह सकता कि यार ये छोड़ दें, ये कर लें, ये छोड़ दें, ये कर लें, या ये कर लें, या ये छोड़ दें। इस पर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5.6 मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एग्जाम्पल है, इसको ज़रूर करें। ओके जी, आई एम सॉरी। अच्छा जी, आगे चलते हैं इससे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें एक एग्जाम्पल कोई आई तो एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। नहीं ज़रूरत उसकी। रियल और अपेरेंट वेट मैं आपको बता चुका हूँ। फेडरल और सॉरी केपीके वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करें इसको। और दैट्स इट, आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स वाली साइड के ऊपर। आगे जो है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं, तो हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे, मैं वहाँ पर ज़रा स्पीड से निकल गया हूँ। इसके न्यूमेरिकल्स पे अगर हम डिस्कस करें तो न्यूमेरिकल में मैंने कहा था कि जो न्यूमेरिकल एंगुलर मोशन से रिलेटेड हैं, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़रूर करें। वो किसी भी एतबार से एमसीक्यू में, शॉर्ट क्वेश्चन में, वन हत्ता के लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो भाई वो तमाम न्यूमेरिकल्स जो कि यहाँ आप देख भी सकते हो कि वो जो न्यूमेरिकल्स इन टॉपिक से रिलेटेड हैं, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बड़े आसान से हैं। एक एक लाइन का फार्मूला इज इक्वल टू आर थीटा, इज इक्वल टू आर अल्फा, या वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, इन्हीं को सॉल्व करना है, तो आप इनको बड़े मजे से सॉल्व करके जवाब निकाल सकते हो। हाँ, वो सवालात जो कि उनसे हट के मैं उन्हें डिस्कस कर देता हूँ एक दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लगेगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, इनको कर लें एक दफ़ा। और यस, न्यूमेरिकल नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल नंबर 11 को देख लें, और न्यूमेरिकल नंबर 12 को देख लें, दैट वुड बी वेरी फाइन। अब हम चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 6 में आई डोंट थिंक सो कि इस बार आप लोगों को कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये मेरी परसेप्शन है, मेरा ख्याल है। अगर हम इससे आगे चलें एक दफ़ा, तो स्टोक्स लॉ शॉर्ट के लिए, तो इसको शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट के दफा से। लेकिन मैं पहले एक दफ़ा जो है आप लोगों का सिलेबस आप लोगों के सामने जो है वो क्लियर कर दूँ। ये लें जी, चैप्टर नंबर 6 फेडरल का आ गया, और ये जी चैप्टर नंबर 6 जो है वो केपीके का आ गया। ये लें जी, अब आपके सामने दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। फेडरल में और केपीके में फ़र्क है जी, फ्लूइड दोनों में है, फ्लूइड फ्रिक्शन स्ट्रोक्स लॉ दोनों में है, टर्मिनल वेलोसिटी दोनों में, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी दोनों में। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और टर्मिनल वेलोसिटी को जरा गौर से देख लीजिएगा, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकते हैं। मैंने कहा इनसे रिलेटेड लॉन्ग नहीं आएगा, इनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यू जरूर आ सकते हैं, न्यूमेरिकल जरूर आ सकते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इनका प्रिंसिपल क्या है, कंडीशंस क्या है, फार्मूलाज क्या है, न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ होनी है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में भी आपसे वो भी डिस्कस करता हूँ, जो आया भी था और आ भी सकता है, इस बार भी आ सकता है। तो चलिए जी बुक पे आते हैं, बुक को एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं। मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए, इसमें क्या करना है।
अब जैसे ये ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ, इस ग्राफ से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ग्राफ किसका है, ये टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आ सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, टेक्निकल बातें जिनका आपको इल्म होना चाहिए। ये ग्राफ किसका जी, ये पैराट्रूपर का टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ है। जब पैराट्रूपर पैराशूट खोलता है तो उसका ग्राफ इस तरह का आता है। और मैं इसके न्यूमेरिकल्स पे सीधा आता हूँ। न्यूमेरिकल्स क्योंकि मेरी सेक्शन जो कह रही है इस वक्त न्यूमेरिकल्स के चांस ज़्यादा हैं इस चैप्टर में से, तो न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्टली लेके आता हूँ मैं। चल बे चल, चल बे चल बहादुर जवान। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज पे आ गए और अब हमारी आ गई न्यूमेरिकल्स की बात। पहला न्यूमेरिकल जो है टर्मिनल वेलोसिटी का अच्छा खासा टेक्निकल न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लें, बल्कि 3, हाँ 3, न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 3 और दैट वुड बी फाइन बस, और इसमें से कुछ भी नहीं है। ऑसिलेशंस के ऊपर अगर हमारा सिलेबस आपको नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल नज़र आ रहा है। तकरीबन सिलेबस हम दोनों का, केपी के फेडरल दोनों का सेम है, बस एक टॉपिक का डिफरेंस है फेज़। तो फेज़ बेशक अगर आप लोग फेडरल वाले नहीं भी करते तो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन है उसकी, बस आपको वो पता होनी चाहिए। सिंपल पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, जिस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। आपने इसको लॉन्ग के एतबार से ज़रूर करना है। मैं थोड़ी सी ज़रा बुक आपको और दिखा दूं, विजिबल हो जाए। ये लें जी, ये थोड़ी सी बुक और बाहर आ गई, एक मिनट जी स्टूडेंट, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये ना जी बुक बाहर आ गई थोड़ी सी और। अब मेरा ख्याल है आप लोगों को हाँ वो नज़र नहीं आ रहा होगा, तो उसको हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है जी। अब सारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ज़बरदस्त। तो अब इस पर मैं आपको जल्दी से बुक का एक दफ़ा व्यू करवा दूं कि आपने इसमें से क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन और इसका कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन ये ज़रूर कर लीजिएगा लॉन्ग के अतबार से। वेलोसिटी की डेरिवेशन बनेगा और इसके बाद साथ ही एक्सेलरेशन की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल पेंडुलम लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 टॉपिक्स कहे थे और इंशाल्लाह अगर ये लॉन्ग बनेगा तो इन्हीं 2 टॉपिक्स में से बनेगा। आप लोग मुझे बाद में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। हमारा एनर्जी का काम इस बार नहीं है, इसमें एनर्जीज़ वगैरह शामिल नहीं है, तो एनर्जीज टॉपिक इंपॉर्टेंट था लेकिन चलें जी, गुड, एनर्जी शामिल नहीं है। तो आगे चलते हैं। रेजोनेंस की डेफिनेशन फेडरल वालों, डेफिनेशन और एक आधी एग्जांपल, दैट वुड बी फाइन। एग्जांपल से मुराद ये, अब इसमें ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल शॉर्ट के लिए बना करता है कि जी हाउ रेजोनेंस हेल्प अस इन डेली लाइफ। तो मेरा पुत्र डेली लाइफ में एक रेडियो की एग्जांपल है और मैग्नेटिक रेजोनेंस की एग्जांपल है। एमआरआई का सवाल बड़ा मशहूर है फेडरल वालों आपके लिए कि एमआरआई की एप्लीकेशंस क्या है और एमआरआई का प्रिंसिपल क्या है। तो बेटा जी एमआरआई का प्रिंसिपल है मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस इसका प्रिंसिपल, ये इस प्रिंसिपल रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे काम करती है फेडरल वालों, ये आपके लिए बात। कुकिंग की एग्जांपल अगर दिल करे तो पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, दैट्स इट। फेज़ कोई ख़ास इंपॉर्टेंट बात नहीं है इसमें। आगे आ जाएं जी, डैम्पिंग में भी इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट तगड़ी कोई बात नहीं है, आपको डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट पता है, दैट इज़ इनफ। पहला न्यूमेरिकल और दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल, सातवां न्यूमेरिकल, दैट्स इट। और अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 पे अगर मैं, यस ये हमारे आगे जनाब केपी केज वाले और ये फेडरल वाले भी आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो केपी के और फेडरल में जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे पास जो फेडरल का सिलेबस है वो होता है स्पीड ऑफ साउंड से शुरू है, जबकि केपी के में जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स भी हैं, उलट बिलट इधर उधर की चीज़ें। तो इसमें से केपी के वालों आपने परेशान नहीं होना, जस्ट डेफिनेशन बस, कोई टेक्निकल बात ना इसमें है ना आपने करनी है, सिर्फ डेफिनेशंस, दैट्स इट। स्पीड ऑफ साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। स्पीड ऑफ साउंड और इफेक्ट्स ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, ये तमाम
फेडरल वालों और केपीके वालों गौर से सुन लो, ये ज़रूर चीज़ करनी है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ज़रूर करना। और उसके बाद जो अगली चीज़ हमें तैयार करनी है, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये किताब से दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने टॉपिक्स देखे हैं, टॉपिक्स बता देने इनफ है। इनकी एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन सी करनी और कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने क्या कहा कौन सी करनी और कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि छोड़ देनी है। तो एग्जांपल्स में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड में जो एग्जांपल शामिल होगी दैट वुड बी नहीं, इतनी ख़ास नहीं है। 8.3 को यार शॉर्ट के अतबार से ज़रूर देख लेना, 8.4 को भी शॉर्ट के, तो बल्कि 8.4 को ज़रूर देखना। 8.4 जो गैसेस के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, दस दैट्स इट। और हमारे पास बाकी काम जो है बीट्स बीट्स हमारे पास हैं। अब बीट्स वाला फिनोमेना जो है ये हमारे फेडरल वालों के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड फेज चेंज, ये भी फेडरल वालों के लिए। बच्चों बीट्स की डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन के केसेस 2 मिनट की बात है, पढ़ लेना, दैट्स इट। और स्टेशनरी वेव्स लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी वेव्स इन ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रेंग, ये ज़रूर कीजिएगा। और ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रेंग ये केपीके में भी है, ये ज़रूर कीजिएगा लॉन्ग के लिए। और डॉपलर्स इफेक्ट लॉन्ग के लिए कितने लॉन्ग बता दिए मैंने, यहाँ पे परेशान ना हो, 3 लॉन्ग बताएं। स्पीड ऑफ साउंड में ही तीनों चीज़ें शामिल हैं। क्या तीनों चीज़ें शामिल हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक हो गया, एक ही लॉन्ग बन गया। ये दूसरा लॉन्ग मैंने आपको बता दिया स्टेशनरी वेव्स का इन स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला, और तीसरा लॉन्ग मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट बता दिया। बाकी मैं इसमें से और कुछ भी नहीं आप लोगों को बता रहा। और 1 मिनट जी, जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक छोटी सी कॉल ले लूँ। लो जी, आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक। और इसमें अब हमारी गुफ्तगू जो है वो यहाँ तक तो आ गई है, थोड़ा सा इससे आगे और आते हैं। यार मेरे पीछे वाले नॉइज़ के लिए बच्चों माजरत ज़ाहिर है, मेहमान भी आए हुए हैं, संडे है, और घर में थोड़ी सी ज़रा चहल पहल हुई, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का सामना आप लोगों को मे बी बैकग्राउंड में करना पड़े, इंटरफेरेंस, दैट्स दीज आर नॉट द टेक्निकल टॉपिक्स। मैं एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ये है जी रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक, उनके लिए, फेडरल वालों के लिए, इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा, कोई टेक्निकल बात नहीं है इसमें। 180 का फेस डिफरेंस कब आएगा और कब नहीं आएगा, ये बातें इंपॉर्टेंट है। और से आगे चलते हैं। इसकी एग्जांपल अगर कोई नज़र आ गए तो हम उसे देख लेंगे। एग्जांपल, यस, एग्जांपल नंबर 8.9 को ज़रा मलहूज़ खातर ज़रूर रखिएगा। इस एक दफ़ा दोनों के पी के फेडरल वाले बच्चे एक दफ़ा, बल्कि के पी के में तो नहीं है शायद, के पी के वाले नहीं, फेडरल वाले बच्चे जो है वो ज़रूर देखिएगा। ऑर्गन पाइप जो है हमारे पास फेडरल में मौजूद है, इसको ज़रूर एक दफ़ा जो है गो थ्रू कर लीजिएगा। डॉपलर इफेक्ट की एग्जांपल अगर हम देख लें के पी के वालों और फेडरल वालों के लिए कोई अगर निकला है इंपॉर्टेंट, इनकी एप्लीकेशंस लॉन्ग के लिए आप सेपरेट भी तैयार कर सकते हैं, लॉन्ग में इसकी एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती हैं। एग्जांपल नंबर 8.10, 8.10 इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, अब इसके नुमारिकल्स पे आपको लेके चलता हूँ, डायरेक्ट नुमारिकल्स पे आ जाते हैं जी। नुमारिकल्स पे हम नुमारिकल नंबर 1, नुमारिकल नंबर 2, नुमारिकल नंबर 3,
ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि KPK के लिए न्यूमेरिकल नंबर 4, 5, 6 ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई 6 न्यूमेरिकल मैंने इसमें से बता दिए। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 अगर आप ये तमाम चीज़ें कर लेते हैं तो इन दो चैप्टर्स के बगैर भी आप 80% 80 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आज की हम वीडियो को यहाँ पे बस करते हैं। ये वीडियो थोड़ी देर में आप लोगों को भी मिल भी जाएगी। अपने ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।